नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। मैं वीडियो शुरू शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा इसी नाम से डिस्कशन विद मनोज के नाम से एक इंस्टाग्राम का पेज है। आप वहां पर जाकर के मुझसे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में हो, किसी भी वैकेंसी से जुड़े, या आपको कोई वैकेंसी समझ नहीं हो तो आप उसको वहां पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं भी यहाँ पर आपको सारे जवाब दूंगा जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा वैसे। ठीक है। आज मैं जिस वैकेंसी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं वो है आईटीबीपी की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की 819 पोस्ट। ये कांस्टेबल लेवल की पोस्ट है। हाँ, आपको सर्विस कांस्टेबल रूप में किचन में देनी है। ये किचन की सर्विस है। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी भी देता हूँ। यहाँ देखिए ज़रा, है ना, ये देखिएगा। ये देखिए कांस्टेबल है। ठीक है। और ये किचन सर्विसेज है ना, 2024 की पोस्ट है आईटीबीपी की। ठीक। एक बात का ध्यान रखना है कि शुरू में जो आपकी जॉब है वो टेम्परेरी रखी जाएगी, है ना। बाद में इसे समय के हिसाब से आगे चल के आपके कार्य को देखते हुए इसे परमानेंट कर दिया जाएगा आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है मेरी बात को। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें मिलेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मतलब आपको 2 साल ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन मिनिमम सर्विस आपको यहाँ पर जितनी देनी है वो 10 साल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा। आप अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, है ना। 2 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि प्रोबेशन पीरियड उसी को कहते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये तो हो गया प्रोबेशन यानी ट्रेनिंग का काम। लेकिन आपको कब तक सर्विस देनी है? मिनिमम 10 साल तक सर्विस देनी है। अगर आप 10 साल होने से पहले वहां से रेजिग्नेशन देते हैं या कुछ करते हैं तो आपको पूरी ट्रेनिंग का पैसा, आपकी सारी अब तक जितनी सैलरी आपने ली, बहुत कुछ, आपका एचआरए वेचारे सब आपको पूरा, मतलब कुल मिला के पूरा पैसा देना पड़ेगा। ये बिल्कुल इस तरह से अगर किसी को किडनैप कर लिया जाए, है ना, तो फिरौती जो मांगी जाती है बिल्कुल वैसी ही है। नहीं समझे मेरी बात? ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि अगर आप 10 साल से पहले वहां से निकलते हैं तो आपको जो है वो सारे खर्चे देने पड़ेंगे। और ये सही बात भी है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। भाई आपने उनका पूरा पैसा खर्च किया और आपने सिर्फ अपने मन के हिसाब से चल करके काम छोड़ दिया तो दिक्कत है ना। अब आते हैं वैकेंसी के ऊपर कि टोटल वैकेंसी आखिर है कितनी। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो टोटल पोस्ट है ना, उसमें 819 पोस्ट है टोटल। ठीक है। 819 टोटल पोस्ट है। मैं बता दूंगा अभी कहाँ कहाँ पर। इसमें नेपाल और भूटान के भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यह ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है। ठीक है। ये देखिए, पहले आपको टेम्परेरी बेस पर यहाँ पर रखा जाएगा। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये धीरे से देखिए लिखा हुआ है लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपीएफ, यानी समय के साथ इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है। ठीक है। आपको ऑनलाइन ही भरना है। आपको मैं लिंक वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। क्लियर कहानी? हाँ, इसमें एज वगैरह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या है कि इसकी जो डेट है ना, ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है 2 सितंबर 2024 से, और ये एंड हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। तो उससे उससे पहले पहले आप ये काम कर लें। फीस जो है वो सिर्फ मेल को देनी है ना। जितने भी मेल हैं, अब वो चाहे आपके अनरिजर्व्ड वाले हों यानी जनरल वाले हों, जनरल में ही आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, चाहे वो हों। ठीक है। इसी में ओबीसी आते हैं, ओबीसी चाहे एनसीएल या मतलब नॉन क्रिमिलियर या क्रिमिनल कोई भी हो, इन सबको जो फीस देनी है वो 100 रुपये है। ठीक है। किसको फीस नहीं देनी है बता दूं, जैसे कि एससी को, एसटी को, है ना, जितनी भी वुमेन है और जितने भी एक्स सर्विसमैन है ना, इन सबको कोई फीस नहीं देनी, इनके लिए फीस निल है। क्लियर है कहानी? एक्स सर्विसमैन को आपको बता दूं, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना है। ठीक है ना। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दो ही लोग नहीं देंगे। एक वो जो ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं इस भर्ती के दौरान, उन्हें भी पीईटी नहीं देना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो भी पीईटी नहीं देंगी और एक्स सर्विसमैन भी पीईटी नहीं देंगे। प्रेग्नेंट वुमेन का पीईटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें दौड़ वगैरह है ना, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन से नहीं करवाया जाएगा। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को इसके बाद की जितनी स्टेप है वो सारी देनी पड़ेंगी। उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा, उन्हें रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है। उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, बाकी ये सब करवाना पड़ेगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 लोगों के लिए है, एक एक्स सर्विसमैन को भी यही स्टेज फॉलो करनी है और दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन को भी यही फॉलो करना है।
हाँ, जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी कन्फाइनमेंट की दिन के बाद, प्रेगनेंसी होने के 6 हफ्ते के बाद आपको जब वापस बुलाया जाएगा, तो मेरी बात ध्यान सुन लो आप। ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट पाए गए तो आपको आपकी जो सीट है वो रिजर्व रहेगी। सीट कब रिजर्व रहेगी उसको अच्छे समझ लीजिए। जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो इस भर्ती को भरती हैं, तो देखिए उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। पीईटी सबसे पहला स्टेप है, मैं बता दूं इस एग्जाम में सबसे पहले जो होने वाला है वो पीईटी ही होने वाला है, यानी दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद, वो पीईटी है। तो एक्स सर्विसमैन को तो नहीं देना है इसे पहले ही। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके पास उसका सर्टिफिकेट है कि अगर वो प्रेग्नेंट है, और यहाँ जब आप आएंगे आईटीबीपी में तो आपका एग्जामिनेशन भी करवाया जाएगा, है ना, डॉक्टर के द्वारा, कि आप वाकई प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर ऐसा पाया गया कि आप प्रेग्नेंट है तो आपको बस पीईटी नहीं देना है, उसके बाद आपको सारी स्टेप देनी पड़ेंगी। पीएसटी देना पड़ेगा। पीएसटी में क्या होता है सर? ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें आपकी हाइट नापी जाती है, ठीक है ना। पुरुषों का चेस्ट भी नापा जाएगा, महिलाओं के चेस्ट को नहीं नापा जाता है। महिलाओं का जो नाप जोख है वो सारा कुछ महिलाएं ही करेंगी, यानी फीमेल स्टाफ ही करेगी वहां पर, ठीक है ना, मेल स्टाफ नहीं करेंगे। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी हाइट, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन की हाइट तो नापी जा सकती है ना, तो हाइट वगैरह उनकी नाप ली जाएगी, है ना। मैं एक बात बता दूं, इसमें कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम ओवरवेट हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हाइट और वेट का रेशो मांगते हैं। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, अंडर वेट और ओवर वेट को रिजेक्शन नहीं माना जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। समझ गए? ये बात आप ध्यान रखेंगे ना। अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको फिर जब मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जब होगा तो वहां पर देखा जाएगा भाई क्या होता है, उम्र के हिसाब से भी वजन बढ़ता है, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहे कि सर मेरा वेट कम आ रहा है, मेरी हाइट ज़्यादा है लेकिन वेट उसके हिसाब से नहीं है, तो क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर मेरी हाइट ये है लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो इससे नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है उससे। समझ गए? इसका ध्यान रखें। वो फिर डिटेल मैक्सिमम सॉरी डिटेल मेडिकल जब एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर देखेंगे कि उम्र और सब देखा जाता है, ऐसा नहीं काम होता। तो ओवरवेट और अंडरवेट वाले पीएसटी को पार करके पहुंचेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है ना। मैं इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बताऊंगा इस पीडीएफ में, अभी बस सुन लीजिए हाईलाइट में जो कर रहा हूँ उस चीज़ को। फिर आपका हो जाएगा डिटेल्ड मैक्सिमम डिटेल्ड सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बनी बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, उसके कुछ फोटोकॉपी के सेट लाने पड़ेंगे, ये सब आपको लाना पड़ेगा। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया ओवरव्यू जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस बात का, ठीक है ना। हाँ, अब जो क्या कहते हैं, 10वीं पास होने चाहिए। एक बात ध्यान रखना है आप, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि 10th पास आप हो, है ना। चलिए नीचे बता देता हूँ, ठीक है। डेट वगैरह आप ध्यान रखेंगे। ये वो चार्ट है जहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि भैया रिजर्वेशन का स्टेटस किसका कैसा है। जैसे मान लीजिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप जनरल में चेक कर सकते हैं, एससी में चेक कर सकते हैं, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में। अगर आप फीमेल हैं तो बस वही क्रम आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, टोटल आपको पोस्ट इतनी मिल जाएगी, ठीक है। टोटल जनरल की देखनी हो तो ये रही, टोटल एससी की ये रही, मेल फीमेल मिला करके, एसटी की ये रही, ओबीसी की ये रही, और ईडब्ल्यूएस की ये रही। ओके, अब देखिए आज ये सबको पता होता है कि अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपको अपने क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओबीसी एनसीएल को अगर कोई जैसे मान लीजिए ओबीसी में 2 लेयर होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो जो एनसीएल वाले हैं आरक्षण उनको मिलता है ना, अगर कोई भी है तो, क्योंकि ये जो ओबीसी लिखा है ना ये एनसीएल के लिए सीट है। जो सीएल में आते हैं क्रीमी लेयर में उनको तो जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाता है ना, तो उनके लिए यही सीट है भैया, है ना। अगर आप ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुष हैं जो ओबीसी के क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये रहे मेल की सीट और ये रही फीमेल की सीट। लेकिन अगर आप ऐसे ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये रही मेल की सीट और ये रही फीमेल की सीट। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मैं सही बता दूं, जितने भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आप सुन रहे हैं, ये 3 साल से पुराने ना हो। अगर है तो भैया जाकर के रिव्यू पहले करवा लो इनको, थोड़ा सा जो भी आप करवाते हो, है ना। वो नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपको एक लिंक दिखी हुई है, इसी लिंक पर जाकर के आपको उसे अप्लाई कर देना है, पर आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, हाँ एक्स सर्विसमैन के पास उनका अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए कि कब वो डिस्चार्ज हुए, उनके पास ज्वाइनिंग डेट, दुनियादारी सब कुछ होना चाहिए। अब ऐसे लोग जो कहीं और काम करते हैं, है ना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी कोई भी संस्था हो, आपको एनओसी लाना पड़ेगा। जो पहले से एम्प्लॉयड है, कहीं काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपका बॉस आपको देगा। ये इस बात का प्रमाण रहेगा कि आपके बॉस को या आपकी कंपनी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ आकर के फॉर्म भर रहे हैं और ये जॉब चाहते हैं।
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एनओसी उनके लिए लानी है जो कहीं काम कर रहे हैं, है ना, अपने बॉस से आपको लिखवा करके लाना पड़ेगा, ठीक है। 10% का आरक्षण जो है वो एक्स सर्विसमैन को मिलता है। अगर ये किसी वजह से अनफिल्ड रह गया, नहीं भरा पाया, तो फिर हम इसे उससे भर देंगे जो नॉन एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। इस तरह से महिलाओं की सीट अगर खाली रह जाती है तो उससे उन्हीं की कैटेगरी के पुरुषों द्वारा भर दिया जाएगा। यही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो तनख्वाह है वो इतनी कुछ रहेगी, 21,000 से लेकर के इतना, मैंने कहीं डेट तो नहीं मिस कर दी, है ना, चलिए डेट आगे होगी। और जो अलाउंस मिलेंगे वो ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, उम्र देख लीजिए यहाँ से, 18 साल मिनिमम एज है और 25 साल मैक्सिमम एज है। अब जब ये यहाँ पर ये जो एज लिखी रहती है ना, ये जनरल के हिसाब से लिखी रहती है, ठीक है। बाकियों को जो छूट मिलती है उस हिसाब से काम होगा, ठीक है। अच्छा, कई लोग इस एज से परेशान रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अगर ऐसे नहीं समझ पाते कि मैं 25 साल का हूँ, क्योंकि सन के हिसाब से बड़ी दिक्कत होती है जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप 2 अक्टूबर 1999 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 अक्टूबर 2006 के बाद नहीं होने चाहिए। आसान भाषा में कहूँ तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ना इन दो डेट के बीच में देख लीजिए। अगर ये 2 अक्टूबर 1999 भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर यानी इससे जस्ट पहली डेट भी नहीं चलेगी और इसके जस्ट बाद की डेट नहीं चलेगी। या तो यही दोनों डेट हो या तो इनके बीच में कोई भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको भर सकते हो, तो आपको फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उनके हिसाब से है जो जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना। अब अगर अलग कैटेगरी है आपकी तो अलग रहेगा। एलिजिबिलिटी देख लो, यहाँ पर 10th पास मांगा गया है और दूसरा आपसे मांगा गया है कि NSQF लेवल 1 का आपके पास कोर्स होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन का, किचन का, मतलब उसमें काम करने का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होना चाहिए, मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किचन के मामले में। नहीं है तो जाके फटाक से कर लो कहीं से, है ना। लेकिन अब क्या करोगे, जिनके पास है उन्हीं के लिए फायदा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये सब वही लिखा है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया गया है यहाँ पर। देखिए, तो जो मैंने 25 साल कही थी वो जनरल के हिसाब से थी। SC ST क्या करें, जो मैक्सिमम एज है जनरल वालों की, है ना, उसमें आप 5 साल बढ़ा लो। तो जैसे मान लो कि 18 से 25 साल थी ये उम्र, ST के लिए क्या हो जाएगी, 25 साल नहीं रहेगी, 5 साल बढ़ेगा, ये हो जाएगी 30 साल। ये हो गया इसको। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल बढ़ाने हैं, तो उनके लिए रहेगी 18 से 25 थे ना, तो 28 साल रहेगी उनके लिए, समझिए। अभी एक्स सर्विसमैन में जनरल वाले हैं तो उनके लिए 3 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन में OBC NCL वाले 6 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन SC ST वाले 8 साल की छूट, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए छूट के हिसाब से नहीं काम करेंगे, उसकी उम्र के हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि अगर जनरल वाला है तो अगर जब तक वो 40 साल का ना हो जाए तब तक वो भर सकता है। अगर कोई EWS सॉरी जनरल वाला, EWS वाला और OBC वाला, इन सब के लिए इनकी एज जब तक 40 ना हो जाए तब तक भर सकते हैं। इनको वैसे छूट नहीं दी गई कि 3 साल 4 साल 5 साल, नहीं, इनकी एज के हिसाब से दे दी गई है। वहीं SC ST 45 साल के जब तक ना हो जाए तब तक भर सकते हैं। ऐसे कोई लोग जो दंगों पे जिनके बच्चे शिकार हो गए या कुछ हो गया, कैसे भी, अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, 1984 के दंगों से या और कोई जो दंगे हुए थे 2002 में हुए थे, दोनों में से किसी में भी एक से जुड़े हैं आप, तो जनरल और EWS के लिए 5 साल की छूट है, SC ST के लिए 10 साल की छूट है और OBC के NCL के लिए 8 साल की छूट है, ठीक है। और बाकी ये बताया गया एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, यह भी आपको नहीं देखना है। अब आ जाइए, देखिए सबसे पहले आता है, तो अब जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देखो सबसे पहले तो आपका होगा PET, ये तो दौड़ भाग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है इसमें। इसको, ये क्वालिफाइंग नेचर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला टेस्ट यही है ना, फर्स्ट टेस्ट यही होगा आपका, रिटर्न नहीं होगा, पहले आपको दौड़ भाग ही करवाएंगे वो। इसको आपको क्वालिफाई करना है, ऐसे कोई नंबर नहीं होंगे, है ना, इसको क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। क्वालिफाई मतलब मैं बताऊंगा क्या मतलब होता है क्वालिफाई करने का, क्या कैसे पता चलेगा मैं क्वालिफाई हो गया, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कैसे क्या देखना है आपको, है ना। लाइट बिगड़ रही है मुंह पे पड़ने वाली। इसको क्वालिफाई जो कर लेगा उसको PST देना पड़ता है, ठीक है। तो उस PST में आपको मालूम है ना, मेल के लिए हाइट का भी प्रावधान है, हाइट नापेंगे और चेस्ट नापेंगे। फीमेल के लिए जो सिर्फ है हाइट नापेगी, ठीक है, उनके लिए चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो सर ये हाइट कितनी होगी, ठीक है, और चेस्ट कितनी होगी, वही तो PST में होता, तो वही इस टेबल में बताया गया। देखो जरा लिखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का रिक्वायरमेंट। देखो ध्यान से, पहले आप कॉलम समझ लें। यहाँ को इस कॉलम में हाइट समझ में आएगी, यहाँ पर इस कॉलम में जो मेल है उनके लिए चेस्ट कितने सेंटीमीटर होना चाहिए वो पता चलेगा। मैं एक बात आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी किसी भी जगह से हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ भी हो, छाती सबके लिए बराबर रखी गई है। बिना फुलाए 75 होनी चाहिए और फुलाने के बाद 80 हो जानी चाहिए। और देखोगे आप ये सब जगह बिल्कुल सेम है, बिना फुलाए 75, फुलाने के बाद 80, समझ गए। तो ये तो आप खत्म कर लो जितने भी मेल है पहले तो ये। अब आ जाओ बात करते हैं सर, जितने भी कैंडिडेट हैं
जो बिना आरक्षण मतलब जनरल वाले चुपचाप। तो ध्यान सुनना, मेल वाले 165 सेंटीमीटर इनकी मांगी गई है और महिलाओं में 10 सेंटीमीटर कम कर दो, 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। ये हो गई जनरल मेल फीमेल की कहानी। अब आते हैं आरक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले बात करनी है आरक्षण की, यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो किसी भी राज्य और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के हैं उनके लिए जो सामान्य लड़के हैं उनसे 5 सेंटीमीटर कम हाइट मांगी गई है, यानी 160। और जो सामान्य लड़कियां हैं उनसे 5 7 सेंटीमीटर कम मांगी गई, 148 सेंटीमीटर। मतलब आप अगर एसटी से आते हैं किसी भी राज्य स्टेट से तो आपके लिए इतनी हाइट है। अब ऐसे एसटी की बात करते हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उनके लिए 158 147 पुरुष और महिलाओं के लिए। ऐसे एसटी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं तो उनमें लड़कों के लिए 155 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 147। लड़कों के चेस्ट तो वही है, देखो हर जगह सेम देखोगे अपन, आप सिर्फ हाइट में फोकस करो। ऐसे कैंडिडेट जो गढ़वाली हो, कुमाऊं हो, डोगरा हो, मराठा हो, कैंडिडेट जो बिलोंग करते हो आपके स्टेट ऑफ असम को, हिमाचल प्रदेश को, यूनियन टेरिटरीज को, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, तो ये लोग इनमें लड़कों की हाइट 162.5 और लड़कियों की 152। ऐसे सारे कैंडिडेट जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उनमें लड़कों की हाइट 160 और लड़कियों की हाइट 150। ठीक है। और फिर ये आ जाएगा गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनका पूरा क्या है कि बड़ा सा वो रहता है ना। अब इसमें 3 सब डिवीजन होते हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आती है, कालिम्पोंग आ गया, करसुएंग आ गया, है ना। तो इनके लिए ये जितना भी लिखा है सब कुछ यहाँ देख लो हाइट। आप ये पढ़ लेना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ना, इतना पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। महानदी फॉरेस्ट, सुखना पार, छोटा अदलपुर, सुखना फॉरेस्ट, ये थोड़ा समझ लेना आप। ओके, ठीक है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपको पता चली जाएगा। आंखें वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। एक आंख आपकी मतलब नियर विजन 6/6 और दूर की जो विजन है वो 6/9 चल जाएगी। कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, आपको नौकनी नहीं होना चाहिए, घुटने नहीं टकराने चाहिए, टकने नहीं कि तो अपने घुटने फोड़े ले रहे दौड़ रहे। तो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, यानी जो तलवे होते हैं ना, जब पैर रखो तो पूरा जमीन पे सपाट नहीं पड़ना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये 2 चीजें होगी। टैटू वगैरह मैं बता दूं आपको, सीधे हाथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड में यहाँ पर अलाउड है। मैं एक बात और बता दूं, मान लीजिए किसी ने परमानेंट टैटू सीधे हाथ में करवाया था और उसने क्या किया, अब ये भर्ती वो देना चाहता तो उसने उसको रिमूव करवाया, तो इसमें एक प्रावधान है। वो क्या करेंगे, आपका ये जो जो आपने खुदवाया है ना, तो खुदने का तो दाग जाता नहीं है, तो ये उसको ना स्कार समझ लेंगे। स्कार्स का मतलब होता है चोट वगैरह। ठीक है, तो चोट चल जाती है, चोट की कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। तो याद रखना, परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, या तो परमानेंट टैटू अभी जाओ उखड़वा लो, तो ये उसको चोट समझ करके आपको आगे बढ़ा देंगे। हाँ, वो बात अलग है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले जांचेगा, देखेगा और फिर आगे बढ़ा देगा, मतलब रुकावट नहीं बनता है। हाँ, लेकिन अगर परमानेंट टैटू लेफ्ट हैंड में है और अंदर की तरफ है, देखो ये बाहर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ है, तो चल जाएगा। क्यों चल जाता है कि क्या होता है, लेफ्ट हैंड से हमें सल्यूट मारना नहीं है, हमें मारना होता है राइट हैंड सल्यूट। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड जब सल्यूट नहीं मार रहे हो तो यहाँ पर अगर टैटू है भी तो किसको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वो बस राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हटा दो, तो उसको चोट समझ जाएंगे कि रिमूव करोगे तो आएगा। यही सब बातें, मैं पूरा नियम आपको बहुत प्यार से समझा देता हूँ, सही बता रहा हूँ बात। ठीक है, 100 रुपये की फीस मैंने पहले बता दी किसको क्या देनी है। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको समझा दिया। सिलेक्शन प्रोसेस अब ये रहा, है ना। इसको ये आपको देखना है, ये यहाँ पर आप ध्यान सुनो। तो मैंने आपसे कहा था जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो होगा पीईटी, जिसको प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मना है और एक्स सर्विसमैन को इसे नहीं देना है। इसमें क्या होगा, है ना, और ये कहलाता है फेज 1 एग्जाम। फेज 1 में पीईटी पीएसटी दोनों आएंगे, फेज 2 में रिटर्न टेस्ट आ जाएगा। चले बोले इसके बारे में, देखो जरा ध्यान से। इसमें क्या है, लड़कों के लिए पहले बात करता हूँ। आपको 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा दौड़ाएंगे, मतलब 1.6 किलोमीटर यार, 1600 मीटर आपको इतने में दौड़ लेना है, बस ये क्वालिफाइंग है। इसके नंबर नहीं मिलेंगे, कोई सोचे कि मैं 7 मिनट में दौड़ गया, कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। ये क्वालिफाइंग है भाई, क्वालिफाइंग में नंबर नहीं देखते, है ना। तो ये जो लिखा है ना, इतना जितना लिखा है ना उतना पार कर दो। इनने बोला कि आप मुझे लॉन्ग जंप करके दिखाओ 11 फीट की, मैं आपको 3 मौके दे रहा हूं, तो कूद के दिखा दो, हो गया क्वालिफाई। ये कह रहे हैं कि मैं हाई जंप आपको करके दिखाना है 3.5 फीट की, तो कूद के दिखा दो, 3 मौके दे रहे हैं, 3 मौके में कूद लेना पड़ेगा, है ना। अब आ जाओ महिलाओं के लिए कितनी रेस है, तो उनको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा और 4 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे। आपको एक दूसरे से रेस नहीं करनी है इसमें, इस बात को समझिए। आपको ये देखना है कि आपने जो घड़ी पहनी है ना उसमें टाइम चल रहा है 4 मिनट 45 सेकंड। अब आपसे कितने लोग 3 मिनट में आगे निकल गए, इससे मत घबराना, आपको अपनी चाल से चलना है। आपको इतना पता होना है कि बस ये तो क्वालिफाइंग है, इसमें कितने भी लोग पार हो सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया।
लड़कियों को 11 फीट नहीं 9 फीट की लॉन्ग जंप है, 3 मौके मिलेंगे, है ना। और हाई जंप इनको 3 फीट के 3 मौके मिलेंगे। ठीक, कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, साफ बता दिया गया, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। जो क्वालिफाई कर लेगा उसको ये लोग आगे भेज देंगे। ये वही लिखा है, प्रेगनेंसी वाली सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो उसको आपको सुनने की जरूरत नहीं, पढ़ सकते हो आप, आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है। मैं ये आसान कर देता हूँ, क्या बहुत सारा लिखा रहता है ना, बच्चों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मुझे मालूम है। अब आ जाता है जो क्वालिफाई कर लेगा उसी को पीएचडी देखने को मिलेगा, देने को मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना, उसी को पीएचडी देने को मिलेगा। अब इसमें हाइट और चेस्ट है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या कैसे होना है। तो अब आ जाओ आगे। अब आ जाता है फेज 2। जो लोग पीईटी पार कर लेंगे, जो क्वालिफाई करेगा पीटी वही पहुंचेगा पीएचडी, जो क्वालिफाई करेगा पीएचडी उसी को जाने देंगे रिटन टेस्ट में। समझ गया मेरी बात, ध्यान रखना। अब रिटन टेस्ट आपका ओएमआर बेस्ड है, यानी कि ऑफलाइन है ना, ऐसा नहीं कंप्यूटर पे क्वेश्चन करवा रहे, नहीं, ये ऑफलाइन है। तो देख लो, लिखा है ना, जो क्वालिफाई करेगा पीएचडी उसी को देने को मिलेगा ये रिटन एग्जामिनेशन। ये 50 नंबर का, ये मैंने आपको पहले बता दिया कैसा है वो, एक टेबल में जरा ध्यान से देखो। पहले आएगा जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह, 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के, है ना। 1 घंटे ही मिलेगा इस टेस्ट में, ध्यान रखना टोटल। अरे 50 नंबर का तो टेस्ट है यार, तो 1 घंटे में तो करोगे। उसमें पहले 15 क्वेश्चन जीके के हैं, फिर आपका यहाँ पर है मैथ्स एप्टीट्यूड है, 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह होगा, वो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और फिर आपको हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ध्यान रखना, कोई एक लैंग्वेज का करना है, दोनों का नहीं करना है। ये 10 मार्क्स का है। चलें आगे, आ जाइए। अब ध्यान से देखिए जरा, जो क्वालिफाइंग है रिटन एग्जामिनेशन में, किसको क्वालिफाइंग मानेंगे। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 35% नंबर लाने पड़ेंगे। 35% किसका, ऑफ 50। अगर आप ये ले आए तो आप रिटर्न क्वालिफाई हो, आगे बढ़ जाओगे। और वहीं SC ST वालों को 33% लाने पड़ेंगे, किसके, ऑफ 50। तो आप आगे बढ़ जाओगे अगर इतने आ गए तो। ये भी क्वालिफाइंग था, देख रहे हो। आगे चलो, अब आ जाएगा आपका फेज 3, है ना। अब मेरिट लिस्ट बनने की बारी आएगी, तो वो इसमें आ जाएगा वही कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ये देखो यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप इसमें क्या सुनोगे, तो जब आप पहुंचोगे वहां पे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, एक बात मैंने आपसे कही है, इसमें कोई भी दिव्यांग भाई बहन हमारे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ITBP फोर्स की नौकरी है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है शायद, है ना। चलिए कोई बात नहीं। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म तो भरो पहले, ठीक है दोस्तों, है ना। और यहाँ से ये फॉर्म वगैरह शुरू हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। काफ़ी डिटेल में मैंने बात भी करी है। कोई दिक्कत रह जाए तो आप वही जो मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पेज और यहाँ पर भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट करने में या जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो सकता है दोस्तों, मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे काम इधर से उधर करते करते, है ना, सब करते, परिवार को देखते, इधर उधर काफ़ी सारे निपटाते निपटाते सारे काम करता हूँ। अगर किसी के जवाब नहीं दे पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, जवाब मैं ज़रूर दे दूंगा, है ना। देर सवेर हो जाता है थोड़ा सा, है ना, कभी कभी आप देखते हैं वीडियो भी थोड़ी सी लेट हो जाती है आने में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, पर मैं अपने भाई बहनों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, खड़े ही रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, नौकरी लगे तो मुझे ज़रूर शेयर करिए, है ना। मैं आपको बधाइयाँ ही दूंगा और आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ है ना। आपके दुख क्लेश रोग कष्ट वो सब लेकर के चले जाएं, आप बढ़िया खुश रहें, सब बढ़िया अच्छे रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। जय हिंद जय भारत।